हेलो एवरीबॉडी। आज का क्लास हम लोग रिकॉर्डिंग से कर रहे हैं और ज़रूरी काम है इसलिए ये क्लास ऐसे जाएगी, लेकिन पूरा मामला बहुत सिंपली चल रहा है। थर्मोडायनेमिक्स में मैंने आपको बताया कि हमारे वैसे तो इनफाइनाइट प्रोसेस होते हैं जिसमें एक गैस के स्टेट P1 V1 T1 से उसको P2 V2 T2 में चेंज कर सकते हैं। तो P1 V1 T1 में अगर कोई गैस है तो P1 V1 इक्वल टू NR T1 ऐसा स्टेट इक्वेशन लगा सकते हो, और दूसरा आइडियल गैस इक्वेशन P2 V2 इक्वल टू NR T2 लगा सकते हो। लेकिन आपने बोला कि हमने P1 V1 T1 से P2 V2 T2 पे ले गए गैस को, तो कोई तरीके से चेंज करा होगा, उस मेथड को ही बोलते हैं एक थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। एक थर्मोडायनेमिक प्रोसेस में P1 V1 T1 से P2 V2 T2 जाते हुए बीच में बहुत सारे और स्टेट्स भी आएंगे, यानी कि P1 V1 T1 से कुछ P3 V3 T3 आएगा, P4 D4 P4 V4 T4 P5 V5 T5, मतलब बहुत सारे प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर से होता हुआ फिर फाइनल स्टेट पे पहुंचेगा। तो किसी भी बीच के पॉइंट पर भी PV इज इक्वल टू NRT लगाया जा सकता है। तो PV इज इक्वल टू NRT किसी एक पॉइंट पे लगाया जा सकता है, और दो पॉइंट के बीच में कोई प्रोसेस की कंडीशन या इक्वेशन लगाई जा सकती है। तो मैंने आपको 6 चीजें बताई थी किसी एक प्रोसेस में सीखने के लिए। अगर हमारे पास 4 फेमस इंपॉर्टेंट प्रोसेस हैं, 4 कौन कौन से सर? आइसोकोरिक, आइसोबैरिक, आइसोथर्मल और एडियाबैटिक। ये 4 प्रोसेस हैं, और एक पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस हम और अलग से पढ़ेंगे जो कि जनरल प्रोसेस होगा। तो हमारे को मेनली 5 प्रोसेस के बारे में सीखना है, और वो पांचों के हर प्रोसेस के 6 रिजल्ट हमको याद रखने हैं। अब 6 रिजल्ट में क्या क्या रिजल्ट्स थे, वो कुछ रिजल्ट्स हम याद करें। आज का क्लास करने के मतलब साथ में मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स कराता हूं। एग्जाम्पल मतलब एक दो अभी तक जो पढ़ा उसके एग्जाम्पल, एक दो हीट और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का एक एग्जाम्पल कर लेते हैं, और एक एग्जाम्पल मोलर हीट कैपेसिटी का। तो आप देखिए, पिछले क्लास में हमने मोलर हीट कैपेसिटी पे काम किया था, हीट कैपेसिटी सीखा था, और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी सीखा था एक एक करके। दूसरी बात हमने जो सीखी लास्ट क्लास में ही, कि इंटरनल एनर्जी और वर्क डन और क्यू, 3 चीजें हैं जो थर्मोडायनेमिक्स में हमें हर प्रोसेस में आनी चाहिए। तो अगर ये 3 चीजें हर प्रोसेस में आनी चाहिए, तो इससे रिलेट करके फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बना था, क्यू इज इक्वल डब्ल्यू प्लस डेल्टा यू। उसका एक क्वेश्चन कर लेते हैं, और बाकी एक दो क्वेश्चंस करते हैं जो प्रोसेस हमने अभी सीख लिए। तो सर आपने कौन कौन से प्रोसेस अभी पढ़ा दिया? हमने 2 प्रोसेस कर ली, आइसोकोरिक और आइसोबैरिक। इनके बारे में आपको ऑलरेडी पता है। आज आइसोथर्मल और एडियाबैटिक प्रोसेस भी हम सॉल्व करके देखेंगे, फिर उनके क्वेश्चंस करेंगे। तो आज का प्रोसेस, आज का लेक्चर बहुत सिंपल है। आज हम लोग थर्मोडायनेमिक्स में आइसोथर्मल प्रोसेस और एडियाबैटिक प्रोसेस को सीखेंगे, पढ़ेंगे, और फिर उनके सारे फॉर्मूले सीखेंगे, 6 पॉइंट सीख जाएंगे, और साथ में कुछ क्वेश्चंस उनके सॉल्व करके देखेंगे। उससे पहले पिछले क्लास में जो पढ़ाया उसका एक दो सवाल पहले करके देखते हैं, सो दैट हमको पीछे की सारी मेमोरी रिफ्रेश हो जाए। जैसे ये सवाल है, इसमें लिखा फॉलोइंग फिगर शोज 2 प्रोसेसेस ए एंड बी फॉर अ गैस इफ डेल्टा क्यू ए डेल्टा क्यू बी आर अमाउंट ऑफ हीट अब्सॉर्ब्ड बाय द सिस्टम इन 2 केसेस। एक प्रोसेस ए है, एक बी है। पॉइंट नंबर आई से पॉइंट नंबर एफ, यानी इनिशियल से फाइनल की तरफ जा रहे हैं, 2 प्रोसेस है। आपको यह पता चल गया कि अगर कोई पॉइंट, कोई गैस को किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेके जाओ, तो डेल्टा यू पाथ पर डिपेंड नहीं करता, पाथ इंडिपेंडेंट होता है। और ये पीवी डायग्राम दिया हुआ है। तो पाथ इंडिपेंडेंट अगर डेल्टा यू है, तो डेल्टा यू एक प्रोसेस का दूसरे प्रोसेस के बराबर ही होना चाहिए, क्योंकि दोनों प्रोसेस में इनिशियल और फाइनल पॉइंट एक जैसे, इनिशियल भी दोनों का सेम है, फाइनल भी दोनों का सेम है, तो टेम्परेचर चेंज भी सेम होगा। दूसरा, इसमें डेल्टा क्यू ए का वैल्यू डेल्टा क्यू बी से ज्यादा होना चाहिए। ये कैसे पता चला? क्योंकि हमको ये पता है कि वर्क डन जो होता है वो एरिया अंडर द कर्व होता है, क्योंकि ज्यादा एरिया है, मोर एरिया इन प्रोसेस ए है, तो प्रोसेस ए का एरिया ज्यादा होगा, तो डब्ल्यू ए प्रोसेस ए का ज्यादा होगा। अगर डब्ल्यू ए ज्यादा होगा, तो डब्ल्यू ए प्लस डेल्टा यू ए का वैल्यू डब्ल्यू बी प्लस डेल्टा यू बी से ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि डेल्टा यू ए और डेल्टा यू बी तो सेम है, ये दोनों सेम है, ये वैल्यू बड़ा है, बड़ा नंबर ऐड करेंगे तो बड़ा आंसर आएगा। तो हमारा आंसर क्यू ए ग्रेटर देन क्यू बी जाएगा। तो क्यू ए ग्रेटर देन क्यू बी एंड डेल्टा यू ए इक्वल टू डेल्टा यू बी। लिखा एन मोल्स ऑफ एन आइडियल गैस विद कांस्टेंट वॉल्यूम हीट कैपेसिटी। कांस्टेंट वॉल्यूम हीट कैपेसिटी, यहां पे आप समझना,
कांस्टेंट वॉल्यूम हीट कैपेसिटी लिखा है, मोलर हीट कैपेसिटी नहीं लिखा। तो अगर हीट कैपेसिटी लिखा रहेगा, हीट कैपेसिटी, और उसका नाम बोल रहे हैं सीवी है, अगर हीट कैपेसिटी सीवी है तो मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, देखो मोलर का मतलब एक मोल के लिए, तो नंबर ऑफ मोल से डिवाइड करना पर मोल, मोलर हीट कैपेसिटी फॉर एट कांस्टेंट वॉल्यूम विल बी सीवी बाय एन। हमको यह पता है कि मोलर हीट कैपेसिटी का इस सवाल में सिंबल सीवी की जगह सीवी बाय एन लिखना पड़ेगा। चलिए ये बात समझ गए। फिर लिखा रेशियो ऑफ वर्क डन टू हीट सप्लाइड। अगर हमने कांस्टेंट वॉल्यूम वाले प्रोसेस पे गैस को आइसोबैरिक एक्सपेंशन किया, आइसोबैरिक एक्सपेंशन किया, तो आइसोबैरिक एक्सपेंशन में Q का फॉर्मूला होता है N Cp डेल्टा T, और ये जो Cp है मोलर हीट कैपेसिटी है, करेक्ट। तो ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी मतलब हीट कैपेसिटी नहीं है, ये पूरा ये इतना टर्म हीट कैपेसिटी है, ठीक है। तो मैं इसको Cp की तरह यूज करूंगा अभी, और वर्कडन का फॉर्मूला होता है NR डेल्टा T। तो हमको पूछा है वर्कडन और इन दोनों के बीच का रेशियो पूछा है, तो अगर आप डिवाइड करेंगे तो N डेल्टा T अगर काट देंगे तो मोलर हीट कैपेसिटी बाय R आएगा, Cp बाय R। Cp को लिखते हैं Cv बाय Cv प्लस R, तो Cv की जगह अब Cv बाय N लिखना पड़ेगा प्लस R। ये Cp मोलर वाला है भाई, मोलर है ये, जबकि यहां पे Cv जो लिख रहे हैं वो हीट कैपेसिटी है, मोलर नहीं है। N से डिवाइड करने पर मोलर हीट कैपेसिटी अब बन गया Cv बाय N अपॉन R। तो लिखा है, अब उल्टा रेशियो पूछा है, वर्क डन अपॉन Q, W अपॉन Q पूछा, तो हमारा आंसर आ जाएगा R अपॉन Cv बाय N प्लस R। बस यही कहानी है, तो यहां पे N से मल्टीप्लाई कर देते हैं एलसीएम लेके, तो NR अपॉन Cv प्लस NR ऐसे लिख दो। या फिर आप डायरेक्टली कर सकते हैं कि हीट कैपेसिटी अगर हो गया तो चलो ठीक है इतना ही करेंगे, पर हीट कैपेसिटी की जगह लिखना पड़ेगा, N वाला टर्म अलग से डिवाइड हो जाएगा। चलिए ये सवाल करते हैं। लिखा है when heat Q is supplied to diatomic gas of rigid molecule at constant volume, its temperature increases by delta T. The heat required to produce the same change in temperature at constant pressure. तो देखो कांस्टेंट वॉल्यूम और कांस्टेंट प्रेशर दो अलग प्रोसेस हो गए। Q जो है प्रोसेस पे डिपेंड करता, मैंने बोला था NC प्रोसेस, डेल्टा T होता है Q का वैल्यू। तो पहली बार जो Q है वो NC प्रोसेस की जगह CV लिखा, डेल्टा T हो गया। जबकि दूसरी बार में ये जो Q है कांस्टेंट प्रेशर वाले प्रोसेस में ये Q डैश लिख दिया, इसको लिख देता हूं एट कांस्टेंट प्रेशर। तो आप कहेंगे जी कांस्टेंट प्रेशर वाले प्रोसेस में सी प्रोसेस का नाम बदल के NCP डेल्टा T हो जाएगा। तो अगर इनका रेशियो ले तो Q डैश अपॉन Q इक्वल टू CP बाय CV यानी कि गामा हो जाएगा। तो Q डैश का आंसर इधर से लिख रहे हैं, Q डैश इक्वल टू Q इंटू गामा, और गामा का वैल्यू होता है सारे गामा, डायटोमिक गैस लिखा है, सारे गामा का वैल्यू होता है 7/5। तो Q डैश का वैल्यू आया Q इंटू 7/5, मोनोएटॉमिक होता तो 5/3, 7/5, 4/3, तीन होते हैं गामा की वैल्यूज CpCv के रेशियो के हिसाब से, यहां 7/5 आंसर आ गया। एक सवाल और देखिए, हाफ मोल ऑफ एन आइडियल गैस, मोनोएटॉमिक गैस इज हीटेड एट कांस्टेंट प्रेशर at 1 atm 20 to 90 डिग्री, वर्क डन बाय गैस इज क्लोज टू। अब यहां पे वर्क डन पूछा है हमने, ये कांस्टेंट प्रेशर लिखा, कांस्टेंट प्रेशर, तो बस आपको फॉर्मूला डायरेक्टली याद रखना, NR डेल्टा T। हाफ मोल है, R का वैल्यू 8.31 है, डेल्टा T का वैल्यू 70 है। देखो 20 डिग्री से 90 डिग्री कर दिया, 70 डिग्री। इसको थोड़ा सॉल्व कर लो, आंसर कुछ आ जाएगा, वो देख लेना आप लोग क्या आ रहा है। तो आपको खेल समझ में आ गया कि ये तो बड़े फॉर्मूला बेस्ड सवाल होते हैं, ये फॉर्मूला बेस्ड ही होते हैं भाई, हमको ज्यादा मेहनत नहीं करनी है, लेकिन फॉर्मूले तो याद रहे।
तो मैंने आपको 6 पॉइंट लिखे हैं हर प्रोसेस में, हर प्रोसेस 6 पॉइंट, 6 पॉइंट एवरी प्रोसेस, टोटल 5 प्रोसेस 30 पॉइंट्स। और वो भी बड़े लॉजिकल पॉइंट्स हैं, उसमें भी अगर समझ के गए तो ज्यादातर पॉइंट्स याद नहीं रखने पड़ते हैं, फिर भी वर्क डन के फॉर्मूले थोड़ा याद रखना है आपको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आइसोथर्मल प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें टेम्परेचर बदलता नहीं। तो हम लोग 1 2 3 4 5 6 ऐसे जो पॉइंट लिख रहे थे वो पॉइंट लिखते हैं। पहला, टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा और इक्वेशन बनेगा P1 V1 इक्वल टू P2 V2, ये हुआ मेरा पहला इक्वेशन। दूसरा है, इस प्रोसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट है, P1 V1 इक्वल टू P2 V2 हो गया। दूसरी बात, डेल्टा यू W और Q लिखने वाले हैं, तो डेल्टा यू का वैल्यू 0 हो गया क्योंकि इसमें चेंज इन इंटरनल एनर्जी नहीं, टेम्परेचर ही चेंज नहीं हो रहा, तो टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ, तो NCV डेल्टा T में डेल्टा T की जगह 0 रखना पड़ेगा। फिर वर्क डन के लिए सॉल्व किया, वर्क डन हमेशा इंटीग्रेशन P dV से सॉल्व होगा 1 से V2। बस इस प्रोसेस में वर्क डन थोड़ा अनयूजुअली अलग आता है। P को लिख दिया nRT/V, क्योंकि PV इज इक्वल टू nRT है, V1 से V2, तो आया nRT ln V2/V1। तो मैं वर्क डन का फॉर्मूला लिख रहा हूं nRT ln V2/V1, लेकिन फिर से लिख देते हैं कि Q जो होगा वो W के बराबर होगा और उसका वैल्यू nRT ln V2/V1, लेकिन P1 V1 इक्वल टू P2 V2 है, तो इसी फॉर्मूले को nRT ln P1/P2 भी लिख सकते हैं। दोनों आंसर हो गए, Q और W दोनों सेम आंसर है, तो आप याद कर लीजिए अच्छे से। फिर इसमें C प्रोसेस पूछा, C प्रोसेस होता है Q/N डेल्टा T। C प्रोसेस का मान लो नाम मैं आइसोथर्मल के लिए CT लिख दूं, तो यहां पे टेंडिंग टू इंफिनिटी हो जाएगा Q/N डेल्टा T। डेल्टा T 0 है और Q 0 नहीं है, तो आप कह रहे हैं कि इसमें हीट दे रहे हैं लेकिन टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा, मतलब हीट देते जा रहे हैं, वर्क बाय कन्वर्ट होता जा रहा है, इसमें टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा, तो वॉट एवर हीट वी आर गिविंग इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू वर्क डन। बहुत ही बढ़िया प्रोसेस है, इसमें सबसे ज्यादा हमको वर्क डन मिलता है क्योंकि जरा भी हीट इंटरनल एनर्जी में नहीं जाती, लेकिन ये हीट अपने हिसाब से ही खाता है, इंफिनिटी हो गया। फिर हमने ग्राफ बना लेना है, पीवी ग्राफ, आपको देखो यहाँ पे दिख ही रहा है पीवी ग्राफ। फिर मैं, ये पीवी ग्राफ हो गया एक ग्राफ, एक वीटी ग्राफ बना लेते हैं, ऐसे हो जाएगा। एक पीटी ग्राफ बना लेते हैं, ऐसे हो जाएगा। एक पी और डेंसिटी का ग्राफ बना लेते हैं, ऐसे हो जाएगा। प्रेशर और डेंसिटी का जो ग्राफ है ये डी रो डेंसिटी, फॉर्मूला होता है P/RT/M इंटू रो। डेंसिटी इज PM/RT। तो एक मिनट भाई, तो ये हो गया P इज इक्वल टू RT/M इंटू रो। तो प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी हो गया, तो प्रेशर और डेंसिटी का ग्राफ स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे टेम्परेचर T1 है, यहाँ T2 है, तो ये देखो टेम्परेचर स्लोप के प्रोपोर्शनल चलेगा। तो टेम्परेचर जहाँ पे स्लोप ज़्यादा है, स्लोप अगर ज़्यादा है, जैसे यहाँ θ1 लिख दिया, यहाँ θ2 लिख दिया, तो आप कहेंगे θ2 इज ग्रेटर देन θ1, तो T2 इज ग्रेटर देन T। ऐसा डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो आपको याद होगा ऐसे 5-6 पॉइंट हमको लिखने होते हैं हर एक के, और फिर हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। तो मैं आपको फिर से बोलता हूं कि इसमें क्या क्या सीख गए। डेल्टा यू का वैल्यू 0 सीख गए, W का वैल्यू nRT ln V2/V1 या nRT ln, अच्छे बच्चे इसको तुरंत याद रख लेंगे, P1/P2, मतलब कभी सॉल्व ना करना पड़े, ये डायरेक्ट लिख के आपको आंसर निकालना आना चाहिए। और Q और W इक्वल है क्योंकि इसमें डेल्टा U 0 है, तो जो भी हीट देंगे वो वर्क में कन्वर्ट होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे प्रेशर और वॉल्यूम आपस में कांस्टेंट है, तो PV इज इक्वल टू कांस्टेंट चल रहा है।
अगर मैं इसको डिफरेंशिएट कर दूं तो dp इंटू वी प्लस dv इंटू पी, चेन रूल लगा दिया, इक्वल टू 0, तो dp बाय dv का वैल्यू माइनस p बाय v है। इसको बोलते हैं स्लोप ऑफ पीवी डायग्राम। आइसोथर्मल प्रोसेस में प्रेशर वॉल्यूम का जो ग्राफ है वो आपको रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ऐसे दिखेगा, और ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट ग्राफ है, इस पे ध्यान देना। ऐसा ही ग्राफ एडियाबैटिक में भी दिखेगा, इसलिए स्लोप का रिलेशन लिखा है, क्योंकि एडियाबैटिक में स्लोप का जो वैल्यू आएगा वो अलग आएगा, उससे आपको डिफरेंस पता चलेगा इन दोनों प्रोसेस में क्या डिफरेंस। चलिए, अभी हमने आइसोथर्मल प्रोसेस में जो 6 बातें थी वो लिख ली हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा मोलर हीट कैपेसिटी, और छठवां इसके ग्राफ्स। तो ग्राफ्स भी बना लिए और इसकी इक्वेशन भी हमें पता है, मतलब इसके बारे में ऑलरेडी सारी चीजें पता चल गई हैं। लेकिन ऐसा भी हो सकता है, अभी क्वेश्चंस कर करके देखेंगे कि क्या पूछ रहे हैं, कैसे पूछ रहे हैं, उसके हिसाब से हमको आइडिया लगेगा कि हमको और कितनी बातें जानने की। अभी ये 6 पॉइंट्स आपको याद कर लेने, इसको याद कर पकड़ लेना है। अब हमने एडियाबैटिक प्रोसेस पढ़ना स्टार्ट किया, तो ये प्रोसेस थोड़ा टेढ़ा है। पिछले सारे प्रोसेस ऐसे थे कि जिनमें प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर में एक एक चीज कांस्टेंट थी, एक में प्रेशर कांस्टेंट था, एक में वॉल्यूम कांस्टेंट है, इसमें टेम्परेचर। इसमें कुछ कांस्टेंट नहीं है, इसमें हीट गिवन 0 है। तो यही कंडीशन है। अगर आप ध्यान से देखें तो ऐसी कंडीशन और प्रोसेस में भी है, जैसे आइसोकोरिक में वर्क डन 0 आया, आइसोथर्मल में डेल्टा यू 0 आया, अब ये तीसरा प्रोसेस है जिसमें क्यू 0 आएगा। तो हर तरह का आपको कंडीशन पकड़ के रखना है। जैसे यहां पे नंबर 1, इसका क्यू 0 है, यही कंडीशन है इसकी, इसका इक्वेशन इसकी कंडीशन नहीं है। इक्वेशन तो उस कंडीशन का आउटकम आएगा, लेकिन इसमें कंडीशन है क्यू 0 होना। तो हमने ना तो हीट देना है ना लेना है। इसका मतलब है ये जो कंटेनर है ये बिल्कुल एडियाबैटिक, बोलते हैं कंटेनर इंसुलेटर मटेरियल का बनेगा। इंसुलेटर किसको बोल रहे हैं? जो बिल्कुल हीट कंडक्ट नहीं करता, इंसुलेटर है या नॉन कंडक्टर है, यानी एडियाबैटिक। तो आपको अगर कंटेनर के नाम में एडियाबैटिक वाला शब्द समझ में आए, लिखा रहे, तो आप समझ जाइएगा कि ऐसा कंटेनर एडियाबैटिक होता है जिसमें हीट ना तो दे सकते न ले सकते। जैसे कैसे सर, या तो थर्मोकोल का बना दो या लकड़ी का कंटेनर बना दो, ऐसे कंटेनर जो हीट कंडक्ट नहीं करते, नॉन कंडक्टिंग होते हैं वैसे। चलिए, दूसरा हमारा इसमें अभी इक्वेशन नहीं है। जैसे पहले वाले में पहली लाइन में हमने P1 V1 इक्वल टू P2 V2 लिख दिया था, इसमें इक्वेशन क्या है मुझे मालूम नहीं। सर हमें तो मालूम है PV का पावर गामा हमने पढ़ी हुई है, इक्वल टू कांस्टेंट होता है। हाँ, लेकिन वो तो इक्वेशन जादू से नहीं बनी होगी ना, कोई तरीके से बनी होगी। तो मैं अभी वो मेथड भी डिस्कस करता हूं जिससे इक्वेशन बनी है, डेराइव कैसे होती है, ये भी हमारे दिमाग में रहना चाहिए, क्योंकि इससे फायदा होता है, कई बार इक्वेशंस पूछ लेते हैं। तो Q इज इक्वल टू 0 हमारी कंडीशन ही है इसमें। तो हमने बोला फिर डेल्टा यू का फॉर्मूला क्या होगा? आप बोलेंगे ये फॉर्मूला कभी मत पूछना, क्योंकि ये हर प्रोसेस में सेम होता है, NCV डेल्टा टी। इसको लिखने का एक तरीका है P2 V2 माइनस P1 V1 अपॉन गामा माइनस 1। यही फॉर्मूला, एक ये हो गया, एक ये हो गया। ये NR डेल्टा टी अपॉन गामा माइनस 1 भी लिख सकते हैं। तो डेल्टा यू के हमारे पास फॉर्मूले को अच्छे से याद कर लेना है आपको दोनों। तीसरा है कि इसमें Q 0 है, इसीलिए W और डेल्टा यू का वैल्यू बराबर और नेगेटिव होगा। तो W का वैल्यू लिख दिया माइनस NCV डेल्टा टी, या W का वैल्यू लिख दिया P2 V2 माइनस P1 V1 अपॉन 1 माइनस गामा। ये देखिए आपको मैंने डिनोमिनेटर पलट दिया इसका, 1 माइनस गामा। P2 V2 माइनस P1 V1 अपॉन 1 माइनस गामा, ऊपर लिखा है गामा माइनस 1, 1 माइनस गामा। अब ये गामा क्या है? इसको बोलते हैं एडियाबैटिक एक्सपोनेंट। सर आया कैसे? ये गामा कहां से लिख देते हो? तो CP/CV या एडियाबैटिक एक्सपोनेंट बोलते हैं। इसको अभी डिराइव करेंगे तब ये कांस्टेंट बनेगा, लेकिन हम लोग ऑलरेडी इस कांस्टेंट को थोड़ा बहुत जानते हैं, इसलिए इसको डायरेक्टली पहले से यूज कर रहे हैं। मतलब आप ये मान के चलना कि शुरुआत में यही फॉर्मूला बनाया होगा किसी ने, बाद में जब वो सॉल्व कर रहा था तो उसमें बार बार CP/CV चला आ रहा था। तो CP भी कांस्टेंट होता है गैस के लिए और CV भी कांस्टेंट होता है, तो उनका रेशियो भी कांस्टेंट है। तो उस रेशियो का नाम गामा लिख दिया, जिससे कि बार बार CP/CV चार शब्द लेटर्स नहीं लिखने पड़े, सिंगल लेटर गामा से काम चल जाए। तो गामा का ऐसा डिफाइन कर दिया और उसको बार बार CP/CV के टर्म्स में लिखने की जरूरत पड़ी।
तो हमारे को 3 नंबर तक पहुंच गए। अब चौथा नंबर हमारा मोलर हीट कैपेसिटी है, और मोलर हीट कैपेसिटी को मान लो CA बोलता हूं, और इसका वैल्यू Q/N डेल्टा T होता है, लेकिन इस प्रोसेस में टेम्परेचर चेंज हो रहा बिना हीट के, हीट है ही नहीं। तो आपको यह भी अचरज लगेगा, सर अगर किसी चीज को गर्म ही नहीं कर रहे तो फिर गर्म कैसे हो रही है? आप कह रहे टेम्परेचर बदल रहा है लेकिन हीट नहीं दे रहे। आपने कभी साइकिल में अगर हवा भरी हो उस पंप से जिसमें सिलेंडर जैसा होता है, कभी आप उस हवा वाले पंप को आप देखना, जैसे ही हवा भरने के लिए पंप को तेजी से दबाते हो तो पंप के नीचे वाला हिस्सा अपने आप गर्म हो जाता है। वहां पे कोई सिलेंडर में आग नहीं लगा रहा है, आप केवल ऐसे पंप को दबा रहे हैं, यानी पिस्टन को पुश करते हैं, और पिस्टन को अगर फास्ट पुश करेंगे तो हीट एक्सचेंज होने का टाइम नहीं मिलता, और दबता हुआ पिस्टन से जो गैस होती है वो कंप्रेस होती है सडनली, वो अपने आप गर्म हो जाती है। तो गर्म होने के लिए उसका टेम्परेचर बदलने के लिए मैंने बाहर से हीट नहीं दिया, केवल वर्क दिया है। तो हमारा मैकेनिकल वर्क भी हीट में कन्वर्ट हो सकता है, हीट मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट हो सकती है। यही खूबसूरत प्रोसेस को ही हम थर्मोडायनामिक्स में पढ़ रहे हैं। तो आप ये मत सोचना कि बिना क्यू के हीट नहीं, बिना आग के धुआं नहीं होता, ऐसे वाले डायलॉग मारते हैं, वो सब यहां पे काम नहीं करेगा। ये क्यू 0 है, इसलिए एडियाबैटिक प्रोसेस में 0 हो जाएगा। अब हमको चौथा और पांचवा इक्वेशन, मतलब एक तो ग्राफ बनाने हैं और इसकी इक्वेशन बनानी है। तो इक्वेशन बनाने के लिए जो मेथड फॉर डेराइविंग इक्वेशन, यानी प्रेशर वॉल्यूम के बीच में क्या इक्वेशन बनेगी वो डेराइव करने के लिए हमने क्या करना है, हमने ऐसे लिखना है कि यहां पे कंडीशन क्या है, इन डिफरेंशियल फॉर्म। तो कंडीशन इन डिफरेंशियल फॉर्म, हमेशा कोशिश करना जो भी कंडीशन दी है वो डिफरेंशियल फॉर्म में लिख दो। होता था Q0, हमने लिख दिया dQ0, dQ होता था dW प्लस डेल्टा U की जगह du, तो आपने dQ को 0 कर दिया तो ये हो गया dW इज इक्वल टू माइनस डी। अब dW होता है PdV और du होता है NCV dt। फिर मैंने प्रेशर को हटा दिया क्योंकि यहां dt लिखा है तो इसको t के टर्म्स में लिखते हैं। आपको पता है PV इज इक्वल टू nRT होता है, तो मैंने प्रेशर की जगह लिखा nRT बाई V, nRT अपॉन V, और फिर आगे dV, यही तो लिखा PdV इक्वल टू माइनस NCV dt। n कैंसिल कर दिया और t नीचे ले गए और v इसके नीचे, तो आ गया dV बाई V इक्वल ये R बाई CV इक्वल टू माइनस dt बाई टी। इसका दोनों साइड इंटीग्रेशन कर दिया, वॉल्यूम का वैल्यू मान लो V1 से V2 और टेम्परेचर का वैल्यू मान लो T1 से T2। T1 T2 कोई सिंबल ही लिखे हैं तो आपको ये चिंता सर T1 बड़ा की T2, V1 बड़ा की V2, ये सब सोचना नहीं है। आपने कोई दो टेम्परेचर दो वॉल्यूम के बीच में इंटीग्रेशन कर दिया। अब अगर इस इंटीग्रेशन को करोगे तो ये ln में आ जाएगा, वो भी करोगे तो ln आ जाएगा। तो हमारा जो रिलेशन बनेगा वो R बाई सी ln P2 बाई V1 इक्वल टू माइनस ln T2 बाई T1। अब अगर मैं माइनस को इधर ऊपर पावर में ले जाऊं और इस R बाई CV को भी पावर में ले जाऊं तो ln हट जाएगा आपस में, तो V2 बाई V1 का पावर R बाई CV इक्वल टू T2 बाई T1 का पावर -1। क्योंकि यहां पे -1 ऊपर जा रहा, माइनस जा रहा है, तो मैंने इसको पलट दिया। पलट क्यों दिया? क्योंकि जिसका पावर भी -1 होता है वो रेसिप्रोकल हो जाता है, तो रेसिप्रोकल करके T2 बाई T1 को T1 बाई T2 का पावर 1 कर दिया। ये रिवर्स इसलिए हुआ है क्योंकि नेगेटिव पावर है और इसलिए पलट गया। फिर T1 वाले टर्म एक साइड और V1 वाले एक साइड, तो आ रहा है T1 इंटू V1 का पावर R बाई सी इक्वल टू T2 इंटू V2 का पावर R बाई सी। अब मैंने सोचा कि जब ये ऐसे 2 और 1 के टर्म एक एक करके मल्टीप्लाई करके सेम आ रहे हैं तो मतलब ये कांस्टेंट की तरह टर्म हो गया, तो हमने लिखा T इंटू V का पावर R बाई सी वी इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अब टेम्परेचर की जगह हम PV इज इक्वल टू NRT से फिर से कन्वर्ट कर देंगे, तो T की जगह लिख देंगे PV बाई NR। तो T की जगह लिख दिया PV बाई NR। N और R भी कांस्टेंट है तो यहां साइड में भेज दिए, तो ये गायब, मतलब ये NR इधर गायब हो जाएगा और V वॉल्यूम इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा,
तो हमको ऐसा दिखेगा P इंटू वी का पावर R बाई सी वी प्लस 1 इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ये कुछ और कॉन्स्टेंट है लेकिन कॉन्स्टेंट है। P इंटू वी आर प्लस सी वी बाई सी इक्वल टू कॉन्स्टेंट। हमने बोला CV जो है गैस के लिए कांस्टेंट होता है। जैसे अगर किसी गैस का नाम हाइड्रोजन है तो आप कहेंगे ये तो डायटोमिक गैस है। डायटोमिक का तो CV का वैल्यू 5R/2 होता है। अगर मैंने बोला हीलियम होता तो आप कहते हीलियम तो मोनोएटॉमिक गैस है। तो मोनोएटॉमिक गैस में क्या होता? मोनोएटॉमिक गैस में 3 ट्रांसलेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम होते तो 3R/2 होता है। आपको याद होगा 5R/2, 6R/2 ऐसे 3 होते हैं, डिग्री ऑफ फ्रीडम के हिसाब से बनाते हैं। तो CV के वैल्यू अलग अलग गैस का अलग अलग आता है। मान लीजिए आपको पता चल गया कि CV का वैल्यू तो सर पता रहता है, तो CV प्लस R करेंगे तो CP हो जाएगा, तो CP का वैल्यू भी कांस्टेंट और पता ही रहता है। तो यहां पे CP हो गया, तो P वॉल्यूम CP बाय CV इक्वल टू कांस्टेंट। तो आप कहेंगे सर ये तो बड़ा आराम से सॉल्व हो गया, लेकिन यहां पे मुझे बार बार CP बाय CV लिखना पड़ेगा, फिर उसमें +1 और कुछ और भी पावर बदलते हैं तो फिर और कॉम्प्लेक्स होता है, फिर इतना बड़ा बोलना भी पड़ता है। तो हमने कहा CP बाय CV क्योंकि खुद कांस्टेंट है, तो CP और CV के रेशो को एक नया कांस्टेंट मान लेते हैं गैस के लिए गामा। तो P इंटू वॉल्यूम का पावर गामा इज कांस्टेंट। ये हमारा इक्वेशन बना। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर दिस फॉर्मूला, वेरी इंपॉर्टेंट। कभी भी कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि PV का पावर गामा में गामा क्या है। अब देखो एडियाबैटिक प्रोसेस में ही ये इक्वेशन है और गामा का वैल्यू 3 है, 5/3, 7/5 एंड 4/3। 5/3 मोनोएटॉमिक में तो आपको ऐसा दिखेगा कि जैसे ही डिग्री ऑफ फ्रीडम बढ़ा रहे हैं या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल बढ़ा रहे हैं, यानी कि मोनोएटॉमिक में एक मॉलिक्यूल में एक एटम है और डायटोमिक में एक मॉलिक्यूल में 2 एटम है और पॉलीएटॉमिक में एक मॉलिक्यूल में बहुत सारे एटम्स हैं। तो जितने भी एटम्स से बनेगा उससे जो आंसर आएगा वो इन तीनों में से कोई। अगर मिक्सचर ऑफ गैस है तो हमने सॉल्व करना सीखा है N1CP1 प्लस N2CP2 अपॉन N1CV1 प्लस N2CV। वहां पे N1 गामा1 N2 गामा2 नहीं होता। तो ये हमारे 3 गामा के वैल्यूज हो गए। अब मैंने सोचा कि अगर गामा के वैल्यूज हमको ऑलरेडी पता है और प्रेशर वॉल्यूम का रिलेशन पता है तो क्या अदर रिलेशंस लिख सकते हैं? तो अदर रिलेशंस एक बार लिखते हैं। अदर रिलेशन यानी कि प्रेशर हटा के टेम्परेचर रख दिया तो T इंटू वी का पावर गामा -1 इक्वल टू कॉन्स्टेंट हो जाए। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको कभी भूलना नहीं भाई, याद ही रखना है। सर हम कभी भी इसको डेराइव कर लेंगे, अरे डेराइव छोड़ो यार, याद कर लो, याद करो, 10 बार पढ़ोगे याद ही हो जाएगा। फिर दूसरा है T का पावर गामा इंटू P का पावर 1 माइनस गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ये भी टेम्परेचर और प्रेशर का बीच में है, इसमें वॉल्यूम हटा दिया, वॉल्यूम हटा दीजिए और PV का पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट। मैंने बोला ये सब मेन जो बातें होती है, इसके बातों के बाद ये सारे इक्वेशंस हमने बना दिए, इक्वेशन डेराइव कर दिया, तो सारे 6 पॉइंट्स हो गए, लेकिन अभी ग्राफ्स बाकी हैं। तो याद रखिए गामा के वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 1 है, उसको मानते हुए कुछ ग्राफ्स बना रहे हैं। तो आपने देखा कि PV ग्राफ सर बनाएंगे तो वो ऐसे ही दिखेगा जैसे आइसोथर्मल का था, लेकिन थोड़ा स्टीपर दिखेगा पर than isothermal for at same values, steeper than isothermal। अभी ये प्रूव भी कर देंगे, आगे है भी इसका हमारे पास स्लाइड। फिर दूसरा टेम्परेचर और वॉल्यूम का जो ग्राफ है वो भी वैसे ही बनेगा, ऐसे ही कुछ बनेगा, क्योंकि यहां पर भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल, वॉल्यूम बढ़ाने से टेम्परेचर, वॉल्यूम बढ़ाने से टेम्परेचर घटता है। यहां पे PT ग्राफ बना रहे, PT ग्राफ ऐसे चलेगा, मतलब ये पैराबोलिक जैसा शेप चलेगा, पैराबोलिक नहीं है, पैराबोलिक जैसा शेप चलेगा। आप एक बार ट्राई करके देखो। स्ट्रेट लाइन नहीं है, पैराबोलिक है, पैराबोलिक जैसा शेप है, यानी कर्वेचर ऊपर जा रहा, पॉलिनोमियल। ठीक है। अब क्योंकि हमें एडियाबैटिक प्रोसेस के बारे में कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन हो गई है, तो हम इस इंफॉर्मेशन बेस्ड कुछ सवाल करते हैं जो डायरेक्ट फॉर्मूले बेस्ड है। वो 1-2 क्वेश्चंस करते हैं, फिर देखते हैं कि कहां जा रहा है ये चैप्टर। तो अभी आपको 4 प्रोसेस के सभी 6 पॉइंट्स आपको पता है, तो सारे पॉइंट्स को एक साथ आपको याद करना है। जिस प्रोसेस का सवाल आया उस प्रोसेस की 6 पॉइंट में से जो फॉर्मूला उसको लगाओ, आंसर निकाल दो।
देखिए लिखा है आइडियल डायटोमिक गैस इज कंप्रेस्ड एडियाबैटिकली। जब एडियाबैटिक लिख ही दिया तब फिर हमको तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, वो तो मुझे पता ही रहेगा। और डायटोमिक दे दिया तो गामा का वैल्यू 7/5 हो गया, यानी कि 1.4। if the initial temperature of the gas is T1, final temperature is T1, find the value of A। तो हमको ये पता चल गया कि T1 इंटू V1 का पावर गामा -1 इक्वल टू T2 इंटू V2 का पावर गामा -1। तो यहां पे T1 की जगह लिख दिया Ti, वॉल्यूम की जगह लिख दिया V इक्वल टू V का पावर 7/5 -1, और T2 की जगह लिख दिया ATI, और V2 की जगह लिख दिया V/32 का पावर 7/5 -1 यानी 2/5 हो जाएगा। तो V स्क्वायर बाय 5वीं पावर है ना, TI इंटू V का पावर 2/5 इक्वल टू ATI, तो TI से TI कैंसिल कर देंगे, और V का पावर 2/5 ऊपर है और 32 का पावर 2/5 नीचे। अगर 32 को हम 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 करें तो 5 बार 2 को मल्टीप्लाई करके 32 बनता है, यानी ये 2 का पावर 5 है। ऊपर 2/5 लिखा है तो 5 से 5 पावर कट जाएगा तो 2 का पावर 2 बचेगा। तो यहां से मल्टीप्लाई कर दिया, ये v का पावर 2/5 कैंसिल कर दिया, तो a का वैल्यू आया 32 का पावर 2/5। तो सॉल्व किया तो 2 रेज़ टू पावर 5 का पावर 2/5, 5 से 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2 रेज़ टू पावर 2 हो जाएगा a का वैल्यू। तो देखिए क्वेश्चन सीधा फॉर्मूला बेस्ड था, और आप देखो ये एडवांस में आया हुआ सवाल है 2010 में। तो आपको कभी ऐसे ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं, हालांकि थर्मोडायनेमिक्स में बहुत अच्छे क्वेश्चंस भी आते हैं और ऐसे सवाल आते हैं जो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस फॉर्मूले से सॉल्व नहीं होंगे, तो उसमें फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगा के कुछ और सॉल्व करके कुछ मिला मिलू के करेंगे। लेकिन जो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है उनको छोड़ना नहीं है, वो ही हमारी स्ट्रेंथ बनेंगे। सीधे सीधे सवाल आएंगे फॉर्मूला बेस्ड, और जो लोग फॉर्मूला तुरंत लगाना जानते हैं उनके अंदर, जिनके अंदर कॉन्फिडेंस है, वो फॉर्मूला लगाएंगे, आंसर निकाल के चले जाएंगे। तो आपको यही पकड़ना है कि ये जो 6 पॉइंट हर चीज के थे वो हमें याद है नहीं। जैसे यहाँ पे इक्वेशंस की बात हो रही है, तो हमारा इक्वेशन भी 1 पॉइंट था। स्लोप ऑफ एडियाबैटिक प्रोसेस निकालें तो उसकी पावर में गामा लिखा है। तो पीवी डायग्राम है, उसका स्लोप होता है dp/dv इक्वल टू माइनस गामा p/v, और सेम प्रेशर वॉल्यूम पे ये एडियाबैटिक का हो गया। और आइसोथर्मल का अभी अभी हमने निकाला था dp/dv, तो आइसोथर्मल में था माइनस p/v। तो आपने बोला एडियाबैटिक का जो स्लोप है वो ज्यादा लग रहा है। इससे क्या फायदा होता है, ये बहुत लोग बताते हैं। इससे फायदा ये है कि ग्राफ देख के आपको पता चल जाएगा कि जो ज्यादा स्टीपर है, ज्यादा वर्टिकल है, वो एडियाबैटिक है, और जो थोड़ा लेटा हुआ है, हॉरिजॉन्टल ज्यादा लग रहा है, वो आइसोथर्मल है। कभी भी ऐसा रिलेशन आपको याद कर लेना। ठीक, ये सवाल भी अब हमको ग्राफ पहचानना है कौन सा ग्राफ किसका है, लेकिन चारों प्रोसेस के नाम आपको दिए हुए हैं। अब आपको ए वाला प्रोसेस तो कांस्टेंट प्रेशर का लग रहा है क्योंकि प्रेशर के एक्सिस पे ऊपर नीचे नहीं जा रहा है। ऐसे ही डी वाला प्रोसेस आइसोथर्मल नहीं आइसोकोरिक लग रहा है, तो पहला डी है और आइसोबैरिक ए है। लेकिन आइसोथर्मल और एडियाबैटिक प्रोसेस भी पहचानने हैं, तो आइसोथर्मल और एडियाबैटिक में कौन सा ग्राफ कौन सा होगा, तो आप कहेंगे जो ज्यादा लेटा हुआ नीचे आ रहा है, थोड़ा सा हॉरिजॉन्टली नीचे आ रहा है, वो है आइसोथर्मल, और जो ज्यादा वर्टिकली नीचे आ रहा है यानी फास्टर डिक्रीजिंग ग्राफ जो दिखेंगे, फास्टर चेंजिंग ग्राफ जो दिखेंगे, वो एडियाबैटिक। तो ये एडियाबैटिक है और ये आइसोथर्मल। तो हमारा बी वाला आइसोथर्मल है, यानी कि ये बी हो गया, और ये सी वाला एडियाबैटिक। तो हमारा आंसर है DAB, ये BC पहला ही ऑप्शन है, पहला ही ऑप्शन, कहानी खत्म। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
2 moles of an ideal monoatomic gas occupies a volume V at 27 degree. Gas expands adiabatically to a volume 2V. Calculate final temperature of the gas and change in its internal energy. चार ऑप्शन थी। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी की बात एडियाबैटिक प्रोसेस में करोगे तो हम लोग फाइनल टेम्परेचर पहले निकाल लेते हैं, उससे सॉल्व कर लेंगे। हाँ ठीक है, प्रेशर तो दिया नहीं, तो वॉल्यूम V से 2V हो गया और टेम्परेचर 21 टेम्परेचर था 273 प्लस 27 यानी कि 300 केल्विन। V1 का वॉल्यूम है V, तो हमने लिखा T1 इंटू V1 का पावर गामा -1 इक्वल टू T2 इंटू का पावर गामा -। अब यहाँ मोनो एटॉमिक गैस है तो हम लोग 5/3 लिखेंगे इसको, 5/3। तो T1 300 इंटू वॉल्यूम का पावर 5/3 इक्वल टू T2 2V का पावर 5/3। V से V कैंसिल कर दिया, तो T2 का वैल्यू आया 300 डिवाइडेड बाय 2 का पावर 5 यानी 32 है और क्यूब रूट ऑफ 32 हो जाएगा, क्यूब रूट ऑफ 32 इससे डिवाइड कर दिया, T2 का वैल्यू आ गया। फिर यहाँ मुझे ये भी पता चल गया क्योंकि टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी नेगेटिव आएगी। तो अभी T2 का वैल्यू पता चल गया, तो इसका सॉल्विंग करें तो 3 पॉइंट समथिंग आएगा, क्योंकि 32 का जैसे 3 का स्क्वायर होता है 3 इंटू 3 9 होता है, 9 इंटू 3 27 होता है, यानी 3 से बड़ा आएगा और 4 से तो बहुत कम आएगा, तो 3.1 के आसपास मान लेते हैं। अगर 3.1 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये ऑप्शंस तो सारे क्लोज है। 195 है, नहीं थोड़ा सॉल्व कर लेना, लग रहा है 190 के आसपास ही। एक बार ट्राई करना भाई, ने कुछ गड़बड़ कर दिया क्या? का 100 ये तो 94 के आसपास आ रहा है, 2 मोल्स है। मोनो एटॉमिक गैस 5/3। गड़बड़ कर दिए हैं या तो टेम्परेचर में कुछ चेंज है। समझ नहीं आ रहा क्या गड़बड़ है, मैं चेक कर लूंगा इस सवाल को। दूसरा, चेंज इन इंटरनल एनर्जी NCV डेल्टा T होता है। NCV का वैल्यू मोनो एटॉमिक है 3R/2, N की जगह लिख दिया 2 और डेल्टा T की जगह लिख दिया 300/3.14 माइनस, ये नेगेटिव आ जाएगा क्योंकि ये वाला टेम्परेचर 94 के आसपास आ रहा है। 94 पॉइंट मतलब आधा आंसर आ रहा है हमारा, 189 जो दिया है ना उसका डबल आंसर होगा। चलिए इसको क्रॉस चेक कर लेंगे। अब हमको एडियाबैटिक का भी आइडिया लग गया और इसका भी आइडिया लग गया, आइसोथर्मल का भी। अब मैं आपको जल्दी से पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस बता देता हूं और फिर इस कहानी को
केवल क्वेश्चन सॉल्विंग के लिए रखेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में जब मैं आपसे मिलूंगा मंडे को, तो मैं आपको केवल सवाल सॉल्व करवाऊंगा, चैप्टर के सवाल क्या क्या है, ठीक है। तो क्वेश्चंस कैसे कैसे आते हैं और क्या क्या है, बहुत प्रैक्टिस कर लेंगे। एक क्लास में पूरा प्रैक्टिस करते रहेंगे तो हम काफी आइडिया लग जाएगा। पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस देख लो, ये प्रोसेस की पहचान ही इसकी इक्वेशन है, इक्वेशन ही पहचान है। तो पीवी का पावर x इक्वल टू कॉन्स्टेंट है और x कोई भी एक रियल नंबर या कोई भी एक नंबर है। तो x, जैसे मैं आपको एग्जांपल बोलता हूं, अगर x का वैल्यू 1 हो तो ये पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस इज आल्सो नोन एज आइसोथर्मल। अगर x का वैल्यू गामा हो जाए तो यही पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस विल आल्सो बी नोन एज एडियाबैटिक प्रोसेस। तो आपको ना x का वैल्यू पे ऐसे नहीं बोलना कि सर पीवी का पावर x दिया है तो x गामा हो गया, ना ना ना, गामा अलग है और x अलग है। x कोई भी नंबर है तो ये कोई भी प्रोसेस बनेगा। अगर x का वैल्यू गामा ही होगा तो ये उस वाले पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस को एडियाबैटिक कहेंगे। तो दोनों बातों में अंतर है। अगर मैंने बोला एक मोनो एटॉमिक गैस किसी पीवी का पावर 3 के प्रोसेस में है, तो ये नहीं कहना अच्छा तो मोनो एटॉमिक गैस का गामा 3 होता है, ना 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 ना, ये तो बोला ही नहीं कि ये एडियाबैटिक प्रोसेस है। अगर बोलेगा गैस मोनो एटॉमिक और एडियाबैटिक प्रोसेस है तो आपको गामा का वैल्यू बताएगा क्यों, तो मोनो एटॉमिक बोल ही दिया तो आप 5/3 लिख देंगे, P इंटू वी का पावर 5/3 इज कॉन्स्टेंट। तो इस तरह से आपको खेल खेलना है। ये जो इक्वेशन है इसमें पावर के वैल्यू अलग अलग रखने में, जैसे x का वैल्यू 0 रख दे तो वॉल्यूम गायब हो जाएगा, तो प्रेशर इक्वल टू कांस्टेंट हो जाएगा, तब तो सर आइसोबैरिक प्रोसेस हो जाएगा। हाँ, तो फॉर डिफरेंट वैल्यू ऑफ x ये प्रोसेस हमारे जाने पहचाने प्रोसेस है। लेकिन सर अगर x का वैल्यू 100 है या x का वैल्यू 5 है या 3.9 है या -4.8 है, तो कुछ भी और वैल्यू लोगे तो इसको पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस फिर कहेंगे। चलिए, अब हमारी ये कंडीशन ही यही है कि एनी प्रोसेस विच इज रिटन लाइक दिस विद सम वैल्यू ऑफ x इज कॉल्ड पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। तो प्रोसेस देख के आपको x का वैल्यू आपको पता चल जाएगा, प्रोसेस की जानकारी से आपको x का वैल्यू पता चल जाएगा। तो ये नंबर 1 कंडीशन हो। दूसरी है, इसमें डेल्टा यू का वैल्यू कैसे लिखें। तो आप कहते हैं डेल्टा यू तो कभी लिखने के लिए पूछो नहीं, क्योंकि ये हमको हमेशा पता रहता P2 V2 माइनस P1 V1 अपॉन गामा -1। सर गामा क्यों, गामा की जगह तो x आ गया, नहीं रे लल्ला, ये डेल्टा यू लिख रहे हैं और डेल्टा यू हर प्रोसेस में यही रहता है। तो सर ये तो एडियाबैटिक प्रोसेस नहीं है, इसमें तो गामा यू से, ना ना, ये आइसोबैरिक प्रोसेस में भी यही एनसीवी डेल्टा टी था, आइसोकोरिक में भी एनसीवी डेल्टा टी था, एडियाबैटिक में भी एनसीवी डेल्टा टी था। इसलिए इसका फॉर्मूला जो सीवी है उसका मतलब ये नहीं कि सीवी हो गया तो आइसोकोरिक प्रोसेस हो गया, ना 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 ना, सीवी गैस का कांस्टेंट होता है, वो ऑलरेडी नोन होता है। तो इस फॉर्मूले में सीवी आ जरूर रहा है, प्रोसेस कोई भी हो ये हर प्रोसेस में ये रहेगा, ये प्रोसेस कोई भी हो ये हर प्रोसेस में ये रहेगा। चलिए, तीसरा नंबर है अगर W निकाले। तो आपने कहा सर W अब चालाकी से आप बता सकते हैं, चालाकी से कैसे बताएंगे सर? जब आप एडियाबैटिक प्रोसेस बता रहे थे तो एडियाबैटिक में W और डेल्टा U एक दूसरे के नेगेटिव थे, यानी डेल्टा U का वैल्यू था P2, वो हर प्रोसेस में यही होता है, तो उसका नेगेटिव लिखा था एडियाबैटिक प्रोसेस में। तो वर्क डन आया था P2 V2 माइनस P1 V1 अपॉन 1 माइनस गामा। तो वहां पे प्रोसेस की इक्वेशन थी पीवी का पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट। W तो डेल्टा U तो डिपेंड नहीं करता, तो इस प्रोसेस में भी हमने वही लिखा जो आइसोकोरिक में था, जो आइसोबैरिक में था, जो एडियाबैटिक में था। ये W, ये तो डेल्टा U तो सेम लिखा, लेकिन अभी प्रोसेस का इक्वेशन पीवी का पावर गामा नहीं है, इसमें पीवी का पावर x है। और ये W का जो आंसर है ये इसी प्रोसेस के हिसाब से अलग अलग आना चाहिए, यानी जो एडियाबैटिक में आया वो इसमें नहीं आएगा, क्योंकि एडियाबैटिक की इक्वेशन अलग थी और इस प्रोसेस की इक्वेशन अलग है। एडियाबैटिक की कंडीशन अलग थी, इस प्रोसेस की कंडीशन अलग है, तो W हर प्रोसेस में अलग होता है, तो W का आंसर सेम नहीं आएगा। मतलब W का आंसर ये नहीं आना चाहिए, कुछ और आना चाहिए। लेकिन मैंने बोला इस प्रोसेस और एडियाबैटिक प्रोसेस में अंतर क्या है, तो आप बोलेंगे जहां पे गामा था वहां पे x हो गया है, तो मैं बोलूंगा तो W के वैल्यू में भी बस वही अंतर आपको जनरेट कर देना है। तो एडियाबैटिक प्रोसेस में जो W सीखा था हमने P2 V2 माइनस P1 V1 अपॉन 1 माइनस गामा, क्योंकि प्रोसेस में गामा होता था, इसमें प्रोसेस के पावर में x है, तो इक्वेशन सिमिलरली, क्योंकि हर प्रोसेस में अलग आंसर आएगा, यानी कि जिसमें गामा है तो उसमें गामा के हिसाब से आ रहा है, तो जिसमें x है तो उसमें x के सभी तो अलग आएगा। तो यहां तो हमने x नहीं लिखा, अभी ये तो हर प्रोसेस में सेम होता है यार। W का आंसर लिखेंगे, बिल्कुल सॉल्व नहीं करेंगे। 2v2 माइनस P1 V1
गेस करो क्या लिखने वाले हैं, 1 माइनस एक्स। अरे सर हाँ अलग हो गया, ये तो जब प्रोसेस कोई और एक्स का वैल्यू होगा तो ये बदल जाएगा, लेकिन डेल्टा यू का फॉर्मूला हर बार सेम ही लिखना है। वेरी गुड, ये हो गया। चौथा नंबर क्यू, क्यू होता है डब्ल्यू प्लस डेल्टा यू। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, एन आर डेल्टा टी अपॉन 1 माइनस एक्स। W की जगह लिखा एन आर डेल्टा टी अपॉन 1 माइनस एक्स, इसकी जगह लिखा एन आर डेल्टा टी अपॉन गामा माइनस 1, या इसकी जगह लिखा P2 V2 माइनस P1 V1। और यहां पे एक बार चलेगा 1 अपॉन 1 माइनस एक्स, और यहां पे एक बार एक चलेगा 1 गामा माइनस 1। तो आपको ऐसा लग रहा है हाँ यार ये तो दो अलग अलग टर्म दिख रहे हैं, और हर प्रोसेस में जब एक्स अलग आएगा तो मोलर हीट कैपेसिटी को अब कोई नाम नहीं दे रहे, इसका नाम सीपी भी नहीं है, सीवी भी नहीं है, सीटी भी नहीं है, सीए भी नहीं है, ये सी प्रोसेस है। तो जो पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस होगा उसका अलग से सी प्रोसेस बन जाएगा। अगर x का वैल्यू 2 दोगे तो x की जगह 2 आ जाएगा, तो सी प्रोसेस का आंसर है CV प्लस आर बाय 1 माइनस एक्स। कैसे आया ये देखो, ये CV है आर बाय गामा माइनस 1, आप इसको लिख दो एन आर डेल्टा टी अपॉन 1 माइनस एक्स प्लस एन CV डेल्टा टी। अब आपको Q बाय एन डेल्टा टी करेंगे तो C प्रोसेस आता है, तो एन डेल्टा टी काट दो तो बचेगा CV अपॉन आर बाय 1 माइनस एक्स सी। ये इंपॉर्टेंट बढ़िया फॉर्मूला है, ये इंपॉर्टेंट बात है ये भी। तो पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस में ये 5 बातें हो गई। इसमें ग्राफ क्यों नहीं बना रहे हैं, क्योंकि इसमें ग्राफ कुछ फिक्स नहीं बन सकते। क्यों? क्योंकि x का वैल्यू तो कुछ भी हो सकता है ना, किसी सवाल में 2 होगा, किसी में 3 होगा, किसी में 5 होगा, किसी में 1.8 होगा। अलग अलग प्रोसेस अगर दिए आपको तो ग्राफ बन नहीं सकते ना, क्योंकि हर प्रोसेस का पावर अलग है, तो ग्राफ का शेप अलग आएगा, नेगेटिव पावर का अलग होगा, पॉजिटिव पावर का अलग होगा। हिसाब से आपको ग्राफ पहले पकड़ने पड़ेंगे। पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस में क्या क्या खास बात हो गई, डेल्टा यू हर प्रोसेस की तरह सेम लिखना है एनसीवी डेल्टा टी, लेकिन डब्ल्यू का फॉर्मूला एन आर डेल्टा टी अपॉन 1 माइनस एक्स, P2 V2 माइनस P1 V1 अपॉन 1 माइनस एक्स, इस तरीके से लिखना है। और Q का वैल्यू इन दोनों को ऐड करके आएगा तो W प्लस डेल्टा यू लिखेंगे, और C प्रोसेस का आंसर भी आप डायरेक्टली लिख सकते हैं C प्लस आर बाय 1 माइनस एक्स। ये बड़ा ही अच्छा और इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, डायरेक्ट लिखेंगे। और Q को हम ऐसे भी लिख सकते हैं NC प्रोसेस डेल्टा टी। प्रोसेस अगर x के वैल्यू पता लगते ही पता चल गया तो C प्रोसेस यहां लगा दोगे तो भी Q का वैल्यू फटाफट निकल आएगा। एक दो सवाल हम थर्मोडायनेमिक्स के कर लेते हैं, ये प्रोसेस के नहीं है, ये किसी साइक्लिक प्रोसेस के हैं। चलो ये वाला ये क्वेश्चन करते हैं, फिर अगला देख लेते हैं। दो तीन सवाल कर लेते हैं, बस इस क्लास को यहां तक फिनिश कर देंगे। If heat is added at constant volume, 6300 joule of heat is required to raise the temperature of an ideal gas by 150 Kelvin. Instead, heat is added at constant pressure, 8800 joule are required for the same temperature change. When the temperature of gas changes by 300 Kelvin, determine the change in its internal energy. तो मुझे पता है कि ये 8800 कांस्टेंट प्रेशर पे है, यानी NCP डेल्टा टी है, और 6300 NCV डेल्टा टी है। गैस का नाम नहीं दिया, लेकिन रेशो लेंगे तो CP बाई CV गामा हो जाएगा, और गामा का वैल्यू आ जाएगा 88 डिवाइडेड बाई 6। जो भी आ गया उसको अपने पास रखो। फिर मुझे इंटरनल एनर्जी का चेंज का फॉर्मूला पता है NCV डेल्टा टी, यहां गामा आ गया तो N R डेल्टा टी अपॉन गामा माइनस 1। N की जगह हालांकि ये सवाल तो बहुत ही लल्लू निकला, ये तो आई एम वेरी सॉरी कर दिया मैंने, बहुत ही लल्लू निकला। देखो इंटरनल एनर्जी जो चेंज है ये कांस्टेंट वॉल्यूम पे 150 केल्विन लगाने पर 6300 करना पड़ रहा है, तो Q का वैल्यू NCV डेल्टा टी में ये डेल्टा टी का वैल्यू 150 केल्विन है। फिर बोल रहा है 300 केल्विन चेंज करें, तो 300 केल्विन चेंज करने पर जो हीट लगेगी वो NCV डेल्टा टी की जगह यहां 2 डेल्टा टी लिखना पड़ेगा, तो 6300 इंटू 2 हो जाएगा, इतनी हीट लगनी पड़ेगी। लेकिन कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस में जो हीट लगती है
वही डेल्टा यू होता है, यानी कि डेल्टा यू का वैल्यू भी सेम हो जाएगा, तो ये 12600 जूल हो जाएगा डेल्टा यू का वैल्यू। आप आराम से समझ लो, जो हीट कांस्टेंट वॉल्यूम पे लगती है वही चेंज इन इंटरनल एनर्जी है। तो यही चेंज इन इंटरनल एनर्जी 150 केल्विन चेंज करने के लिए चेंज इन इंटरनल एनर्जी होती है 6300। तो 300 केल्विन चेंज करने के लिए चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होगी? सर इसमें प्रोसेस तो दिया नहीं, चेंज इन इंटरनल एनर्जी तो प्रोसेस पे डिपेंड नहीं करती। हीट कांस्टेंट वॉल्यूम पे जो हीट होता है वही चेंज इन इंटरनल एनर्जी होता है। तो कांस्टेंट वॉल्यूम वाले हीट को चेंज इन इंटरनल एनर्जी कर दिया, लेकिन यहां पे चेंज इन इंटरनल एनर्जी 300 केल्विन के करस्पॉन्डिंग चाहिए। अबे 150 केल्विन के करस्पॉन्डिंग अगर x हो रही है तो 300 के करस्पॉन्डिंग 2x होगी। तो ये वाला चेंज इन इंटरनल एनर्जी 6300 का डबल कर दीजिए, 300 के करस्पॉन्डिंग आ गई। सॉल्व कर देंगे, सीवी निकालने की जरूरत नहीं थी। चलिए मैं एक ऐसे आइसो ये छोड़ देता हूं सवाल, मैं आपको एक दो बातें, एक फ्री एक्सपेंशन वाली बात बता रहा हूं, ये आपको बस पढ़ के याद रखनी है। इन अ सिस्टम से a gas expands in such a way that no heat enters or leaves the system, also no work is done on the system. This expansion is called free expansion. Normally वैक्यूम के अगेंस्ट होते हैं। मान लो एक कंटेनर हमारे पास है, ये कंटेनर में पिस्टन लगा है और यहां पे गैस है, पिस्टन को हमने होल्ड कर रखा है और यहां इस जगह पर वैक्यूम है। अगर इस पिस्टन को रिलीज कर दें, इफ द पिस्टन इज रिलीज्ड, तो ये पिस्टन सडनली भाग के इस तरफ राइट में खिसकेगा, क्योंकि इधर प्रेशर ज्यादा और इधर प्रेशर ही नहीं है। लेकिन गैस को कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जब दूसरे साइड से कोई अपोजिशन ही नहीं मिलेगा तो गैस एक्चुअली पिस्टन को धक्का देके नहीं ले जा रहा, पिस्टन अपनी आप ही सड़क से भाग जाएगा, गैस को टकराने का भी मौका नहीं मिलेगा, प्रेशर डिफरेंस इतना ज्यादा है। अगर यहां पे थोड़ा भी प्रेशर होता तो गैस उस प्रेशर के अगेंस्ट एक फोर्स लगा के इस पिस्टन को धक्का दे रहा होता। यानी कि दूसरे साइड से कोई भी रेजिस्टेंस नहीं आ रहा, कोई मास भी नहीं है पिस्टन का, तो ये पिस्टन विदाउट एफर्ट यहां से यहां पहुंच जाएगा। ऐसे केस में वर्क डन इन फ्री एक्सपेंशन इज ऑलवेज जीरो। लेकिन फ्री एक्सपेंशन में वर्क डन हो नहीं रहा, हीट हमने दिया नहीं है, तो इंटरनल एनर्जी भी चेंज नहीं होगा। हालांकि आप देखेंगे कि यहां से ये प्रेशर P है, वॉल्यूम V है, तो वॉल्यूम डबल हो गया मान लो, तो प्रेशर आधा रह जाएगा। तो आपको सुन के ऐसा लगेगा कि सर जब इंटरनल एनर्जी चेंज हुआ नहीं तो टेम्परेचर भी चेंज नहीं हुआ, यानी P1 V1 इक्वल टू P2 V2 है। तो सुन के क्या लग रहा है कि ये आइसोथर्मल प्रोसेस है, क्योंकि इसमें हीट ना दी, ना वर्क हुआ, ना इंटरनल एनर्जी चेंज हुआ, और P1 V1 इक्वल टू P2 V2 हो गया है। लेकिन आपको इस प्रोसेस को बोलना हमेशा एडियाबैटिक प्रोसेस है। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट इसलिए है क्योंकि कोई भी डेल्टा यू नहीं आ रहा, लेकिन मोमेंटरली सारे के सारे मॉलिक्यूल में कुछ मॉलिक्यूल की एनर्जी इंक्रीज हो जाती है, कुछ की डिक्रीज हो जाती है। तो इस केस में टेम्परेचर बीच बीच में बदलता है, लेकिन फाइनल और इनिशियल टेम्परेचर इसलिए सेम होता है क्योंकि वो एक्सपेंशन हुआ। बट मेन मुद्दा यह है कि यहां पे कोई हीट ना तो मैंने दी ना ली। हीट देने और नहीं देने का जो प्रोसेस है वो ही एडियाबैटिक डिसाइड करता है। तो मेन है कि हीट नहीं दी, तो एडियाबैटिक प्रोसेस याद रखना है आपको। इसमें हालांकि टेम्परेचर बदलता नहीं है, फाइनल और इनिशियल टेम्परेचर सेम होते हैं, तो ऐसा लगता है कि आइसोथर्मल प्रोसेस है, बट आपको हमेशा क्या बोलना है? एडियाबैटिक प्रोसेस। क्योंकि टेम्परेचर मोमेंटरली बदलते टेम्परेचर होते हैं, टेम्परेचर बदलते हैं, गैस अपना प्रेशर लूज कर देता है थोड़ी देर के लिए, अनडिफाइंड हो जाता प्रोसेस, फिर थोड़ी देर बाद अपने आप को रीगेन करता है जब वॉल से टकराता है। मतलब अचानक ये पिस्टन खिसक गया तो यहां पे गैस टक्कर मारना बंद कर देती है, फिर ये गैस खिसकते खिसकते यहां तक पहुंचती है, फिर टकराते, फिर फाइनल प्रेशर बनता है, यानी इंटरमीडिएट स्टेट में सब कुछ अनडिफाइंड हो जाता है। लेकिन आपको प्रोसेस को एडियाबैटिक क्यों बोलना है? क्योंकि एडियाबैटिक ऐसा प्रोसेस था जिसमें हीट देते नहीं थे, इसमें हीट नहीं दिया, फाइनल टेम्परेचर सेम आया, ये कोइंसिडेंस है, लेकिन हीट नहीं दे रहे हैं, ये प्रोसेस की फिक्शन है। अगर फ्री एक्सपेंशन में हीट दे रहे होंगे तो एडियाबैटिक नहीं होगा, तो फिर वर्क डन हमेशा जीरो होगा, जो हीट देंगे वो चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो अगर हीट नहीं दे रहे तो एडियाबैटिक बोलना, अगर हीट देंगे तो एडियाबैटिक नहीं रहेगा, आइसोथर्मल कंडीशन नहीं है, वर्क डन जीरो है ये कंडीशन। एक बात ये समझ लो और एक साइक्लिक प्रोसेस की बात समझ लो।
हमने कभी आपको पिछले क्लास में बताया था कि मान लीजिए कोई साइक्लिक प्रोसेस है 1 2 3 4 4 स्टेट में, यहां T1 से T2 चले गए, T2 से T3, T3 से T4, T4 से T1। मान लो पीवी डायग्राम हमने बनाया, तो आपको साइक्लिक प्रोसेस में तीन बातें याद रखनी है। डेल्टा यू टोटल का वैल्यू 0 है, क्योंकि लौट के वापस सेम जगह पर आ जाओगे तो टेम्परेचर भी सेम मिलेगा, सेम टेम्परेचर मतलब इंटरनल एनर्जी भी, तो डेल्टा यू टोटल 0। इसीलिए क्यू टोटल और डब्ल्यू टोटल सेम है। क्यू टोटल और डब्ल्यू टोटल सेम है, यानी कि चारों प्रोसेस का मिला के Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4 इक्वल टू W1 प्लस W2। सम इक्वल आएगा, ये नहीं कहना कि इंडिविजुअल वैल्यू इक्वल है, ना ना ना, सम इक्वल आएगा। 4 Q ऐड कर दो, 4 W ऐड कर दो, सेम आ जाएगा। लेकिन उसमें कुछ Q होंगे पॉजिटिव और कुछ Q होंगे नेगेटिव। वर्क डन में भी ऐसे हुआ, कुछ होंगे पॉजिटिव कुछ होंगे नेगेटिव, लेकिन Q पे ध्यान देना, कुछ Q है पॉजिटिव। जो Q पॉजिटिव है वो हीट गिवन है, और जो Q नेगेटिव है वो हीट रिजेक्टेड है, रिजेक्टेड बाय गैस। तीसरी बात, वर्क डन निकालने के लिए आप एरिया एनक्लोज्ड भी लिख सकते थे, ये हमने पहले पढ़ा दिया है, इसको ज्यादा सोचने की जरूरत, एरिया एनक्लोज्ड। चौथी बात है कि इफ टोटल हीट गिवन, कैसे पता चलेगा हीट गिवन कौन सी है? वो पॉजिटिव आएगी हीट के फॉर्मूले लगाने पर, एनसीपी डेल्टा टी या एनसी प्रोसेस डेल्टा टी करने से या डब्ल्यू प्लस डेल्टा यू करने से जो जो पॉजिटिव नंबर आएंगे वो हीट गिवन है, उसको Q1 बोला। और इफ टोटल हीट रिजेक्टेड, कैसे पता चलेगा वो रिजेक्टेड वाली है? नेगेटिव जो जो नंबर आएंगे वो Q2 आएगा। तो हम बोलेंगे एक हीट Q1 दिया और थोड़ा हीट Q2 रिजेक्ट हो गया, तो Q1 और Q2 मिला के टोटल वर्क डन बनेगा। ठीक है, तो Q1 प्लस Q2, देखो ये पॉजिटिव नंबर रहेगा, ये नेगेटिव नंबर रहेगा, तो इनको ऐड करेंगे तो हमेशा नंबर डिक्रीज करेगा। जैसे हमने हीट दिया, हमको कैसे पता चला? एक प्रोसेस में, सारा प्रोसेस में देखा तो पॉजिटिव हीट आया 100 और नेगेटिव हीट आया 30, तो हम कहेंगे 100 हीट हमने टोटल दिया था और उसमें से 30 हीट उसने रिजेक्ट कर दिया। तो उसने कितना हीट अपने पास रख लिया? तो आप बोलेंगे भाई 100 हमने दिया और 30 उसने रिजेक्ट कर दिया, तो 70 उसने अपने पास रख लिया, तो वो 70 वर्क डन में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि इंटरनल एनर्जी का चेंज पूरे साइकिल पे 0 है। तो एक साइकिल में घूमेंगे तो मैं 100 हीट दे रहा हूं, 30 हीट रिजेक्ट हो जा रहा है, कंटेनर के वॉल से एटमॉस्फेयर में एस्केप हो जाएगा। तो हम कहेंगे यार ये तो हीट गैस ने यूज ही नहीं किया, मैंने तो 100 खर्च किया था, गैस यूज ही नहीं कर रहा, गैस ने 70 को वर्क डन में कन्वर्ट कर दिया। तो जो हीट मैंने दिया वो 100 है, जो रिजेक्ट हो गया वो -30 है, ऐड किया तो टोटल 70 आया, वही टोटल वर्क डन हो जाएगा। अब यहां पे एक आखिरी पॉइंट बोल रहे हैं, एफिशिएंसी ऑफ साइकिल। एफिशिएंसी ऑफ साइकिल का मतलब होता है किसी भी साइक्लिक प्रोसेस का या किसी भी ऑब्जेक्ट का एफिशिएंसी का मतलब यही होता है, आउटपुट बाय इनपुट। अब आउटपुट की जगह लिखना है टोटल वर्क डन, और इनपुट की जगह वो लिखना है जो हमने दिया। हमने दिया हीट Q1, तो एफिशिएंसी ऐसे है, अगर परसेंटेज चाहिए होगा तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। मैं यहां ऊपर लिख देता हूं फिर से, एफिशिएंसी ईटा इक्वल टू, ऊपर लिख दिया टोटल वर्क डन Q1 प्लस Q2, तो Q1 माइनस Q2। आप देख लो मैंने मॉड लगा दिया है जिससे कि मुझे प्लस और माइनस में कंफ्यूजन नहीं हो। जो हीट प्लस में आ रही है उसको भी प्लस में लिखो, जो माइनस में आ रही है उसको भी प्लस में लिखो, और माइनस कर दो जिससे कि कोई कंफ्यूजन हो। डिवाइडेड बाय Q1 कर दिया, तो आप थोड़ा देखेंगे तो ये 1 माइनस Q2 बाय Q1 ऐसा मॉड हो जाएगा। इसको बोलते हैं एफिशिएंसी, आप इसको नोट कर लीजिए। एफिशिएंसी का फॉर्मूला मैं दोबारा लिख देता हूं, एफिशिएंसी ऑफ साइक्लिक प्रोसेस इज 1 माइनस Q2 बाय Q1। देखो मॉड लगा रहे हैं, पहले ही डिसाइड हो जाएगा कि Q2 कौन है Q1 कौन है। मान लीजिए एक साइकिल में, एक प्रोसेस में मैंने 50 जूल हीट दिया, दूसरे प्रोसेस में मैंने 30 जूल हीट दिया, ये जूल है, Q है, Q1 और Q2 है, तो ये +30 है, +30 आया।
तीसरे साइकिल में Q2 का वैल्यू -20 आ गया और चौथे साइकिल में Q2 का वैल्यू -10 आ गया। तो आपने कहा टोटल Q1 जो आ रहा है वो 50 + 30 है, वो हीट गिवन है 80 हो गया। टोटल Q2 जो आ रहा है वो -30 है। तो ये साइन से मुझे पता चल गया ये हीट गिवन है और ये हीट रिजेक्टेड है। तो साइन के साथ रखेंगे तो माइनस मत लगाना, लेकिन मैंने इसके साइन के साथ नहीं रखा, ऐसे लिख दिया 1 माइनस, ऊपर रख दिया 30 का वैल्यू मॉड 30 और यहां पे 80 का वैल्यू। आप ये नहीं कर देना कि सर मैंने आपने बोला था माइनस लगा तो माइनस लगा दिया प्लस हो गया। एफिशिएंसी 1 से बड़ा नहीं होगा। अगर परसेंटेज एफिशिएंसी बोलेंगे तो 1 माइनस Q2/Q1, यहां पे मॉड इसलिए लगा रहा हूं मैं जिससे कि आपको याद रहे कि ये नंबर पे नेगेटिव साइन नहीं होगा। नेगेटिव साइन पे केवल पहचान के लिए है, वहां रखते समय मैंने साइन हटा दिया। इंटू 100 करेंगे तो परसेंटेज एफिशिएंसी आएगा, याद कर लो। ठीक है, अब हीट इंजन्स नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे और इसके बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे नेक्स्ट टाइम ये टॉपिक। नमस्कार, नमस्कार देवी और सज्जनों।